आज की फेसबुक बातचीत में हम लोगों ने दो विषय रखे हैं। उनमें पहला विषय है पश्चिम बंगाल में फंडामेंटलिज्म की दस्तक और दूसरा विषय है माकपा की मुश्किलें। और ये दोनों विषय थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन हम संक्षेप में ही इन दोनों विषयों पर बात करेंगे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा की और बांग्लादेश की यात्रा करते समय उन्होंने बांग्लादेश की यात्रा का जो पर्पस था वो ये था कि बांग्लादेश को आज़ाद हुए 50 साल हो गए और इस 50 साल के मौके पर वे अपने यहाँ अपनी स्वाधीनता और संप्रभुता को सेलिब्रेट कर रहे थे। बांग्लादेश का संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है और बांग्लादेश का चुना जाना बंगाल के चुनाव पर के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी चाहते तो बंगाल के चुनाव के समय वहां न जाके खाली एक संदेश देते, जैसा कि बाकी लोगों ने 10 दिन तक चले बांग्लादेश में ये सेलिब्रेशन। उसके आखिरी दिन नरेंद्र मोदी वहां गए और इस सेलिब्रेशन का जो सबसे जो पीड़ादायक पक्ष है वो ये कि भारत के प्रधानमंत्री का वहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बहुत ही आक्रामक ढंग से विरोध किया। आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में जो सत्तारूढ़ अवामी लीग है, उस सत्तारूढ़ अवामी लीग का विरोध करने वालों में फंडामेंटलिस्टों के समूह और दल बड़े ताकतवर हैं। ये वे समूह और दल हैं जो कि लंबे समय से बांग्लादेश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए प्रयत्न करते रहे हैं। और ये पूरा का पूरा प्रपंच पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के लिबरेशन के सेलिब्रेशन का जो मकसद था उसको अप्रासंगिक तौर पर बंगाल के चुनाव से जोड़ दिया। और बंगाल से चुनाव से जोड़ने का मतलब यह है कि उन्होंने जो सबसे डिस्टर्बिंग काम किया वो ये कि बंगाल के चुनाव के संदर्भ में उन्होंने जो सबसे चिंताजनक कदम उठाया, वो चिंताजनक कदम क्या था कि वे मटुआ संप्रदाय के संस्थापकों का जो मंदिर है उसमें वो पूजा करने गए और उसका वो बाकायदा लाइव टेलीकास्ट हुआ। और ये लाइव टेलीकास्ट ऐसे दिन हुआ जिस दिन कि चुनाव प्रचार बंद हो चुका था। हम बार बार कहते रहे हैं, बार बार लिखते भी रहे फेसबुक पर कि राजनीति में धर्म का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कोइंसिडेंट की बात है कि ममता और नरेंद्र मोदी दोनों ही अपने अपने तरीके से धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे आपको नॉमिनेशन फाइल करना है, आप नॉमिनेशन फाइल कीजिए, आपको जुलूस निकालना है, जुलूस निकालिए, लेकिन जुलूस और नॉमिनेशन के साथ साथ आप मंदिर और मस्जिद में क्यों जाएंगे? जिस समय ये इलेक्शन कैंपेन पीक पर है, उस समय जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रचार को रोक दिया है, उस समय आप लाइव टेलीकास्ट के जरिए जनता को प्रभावित करने की कोशिश क्यों करेंगे, और वो भी मंदिर के जरिए? दोनों मतलब ममता और नरेंद्र मोदी इस मामले में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नरेंद्र मोदी ब्लंटली धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और ममता दूसरे तरीके से धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब चुनाव में खुल के धर्म और धर्म की उत्सव, धर्म के केंद्र प्रचार के अस्त्र बन जाएं,
तो फंडामेंटलिज्म को आने से अब हिंदुस्तान में कौन रोकेगा? आप याद कीजिए 2019 में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे थे तो इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा के चुनाव प्रचार को बंद कर दिया था। तो नरेंद्र मोदी केदारनाथ की गुफा में जाके बैठ गए और वहां केदारनाथ की गुफा से घंटों लाइव टेलीकास्ट चलता रहा, कई दिन चला, क्योंकि वे अब समाधि में चले गए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का धर्म का इस तरह से चुनाव के दौरान इस्तेमाल करना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे की चीज है। साधारण जनता इस चीज को नहीं समझती। साधारण जनता ये समझती है कि वो तो मंदिर में ही तो गए, उपासना ही तो की है, लेकिन वो इसके परिणाम नहीं जानते। परिणाम अब सामने है। पिछले एक साल में नरेंद्र मोदी और ज्यादा एग्रेसिव हुए जब से वो पार्लियामेंट का चुनाव जीतकर आए हैं। केदारनाथ की यात्रा करके आए हैं और इलेक्शन जीता है उन्होंने। धार्मिक तत्ववाद उनके प्रचार शैली का एक अभिन्न अंग बन गया है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं भाजपा वहां जीते या हारे। मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है कि वहां ममता बनर्जी जीते या हारे। मेरी आपत्ति इस बात पर है कि आप चुनाव के दौरान, लोकतंत्र की प्रक्रिया के दौरान, लोकतांत्रिक मूल्यों, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो, अपने राजनीतिक तर्कों का इस्तेमाल करने की बजाय आप धर्म और धर्म से जुड़े हुए आख्यानों का इस्तेमाल करते हैं, धर्म और धर्म से जुड़े हुए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, देवी देवताओं का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मुस्लिम फंडामेंटलिस्टों में और इन लोगों में क्या फर्क है? मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट भी तो यही करते हैं। तो हमारे आदर्श क्या है? वे लोग होंगे जो कि सबसे सड़ी हुई राजनीति करते हैं, जिन्हें हम फंडामेंटलिस्ट कहते हैं। लोकतंत्र के विकास के लिए बेहद जरूरी है कि धर्म को राजनीति में शामिल न किया जाए। लोकतंत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि जो सत्ता के कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो विभिन्न राजनीतिक दल हो, वे इसका सचेत रूप से ख्याल रखें कि वे धर्म का इस्तेमाल न करें। नरेंद्र मोदी को किसी ने नहीं रोका कि वो मटुआ संप्रदाय के मंदिर में वो 2 मई के बाद भी तो जा सकते थे। वो जनवरी में चले जाते, वो फरवरी में चले जाते, इलेक्शन के दौरान ही जाएंगे वो। इसे कहते हैं राजनीति में फंडामेंटलिज्म का आना और लोकतंत्र में फंडामेंटलिज्म का इस्तेमाल करना। और सबसे जो ट्रेजिक पार्ट है इस पूरी फंडामेंटलिज्म के इस्तेमाल का, वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट एकदम आंख बंद करके बैठा हुआ है, चुनाव आयोग एकदम आंख बंद करके बैठा हुआ है। चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी किस्म के धार्मिक प्रतीकों, स्थानों आदि का इस्तेमाल न करे। इलेक्शन कमीशन इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। न इलेक्शन कमीशन ने 2019 में हस्तक्षेप किया, न इलेक्शन कमीशन ने इस समय हस्तक्षेप किया, और वो कहने के लिए तैयार नहीं है कि वो कहे नरेंद्र मोदी से या और ममता बनर्जी से कि आप नॉमिनेशन फाइल करेंगे लेकिन आप मंदिरों में नहीं जाएंगे। अब आप देखिए दोनों के बीच में बड़ी मुठभेड़ है और दोनों ही के बारे में तरह तरह के तर्क है पक्ष में। अब वे बेचारे वामपंथी लोग क्या करेंगे? वामपंथ की आलोचना है हमारे पास में, लेकिन वामपंथ की कम से कम इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि वामपंथ ने धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं किया। वामपंथ का कोई भी नेता नॉमिनेशन फाइल करने के बाद में पदयात्रा करते समय, इलेक्शन मीटिंग करते समय, कैंपेन करते समय मंदिरों में नहीं जाता प्रचार करने के लिए। वो हारे या जीते इस इनमेटीरियल है। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती कहां से आ रही है?
सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों से आ रही है जो लोकतंत्र के रखवाले कहलाते हैं, और वे लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए? वे लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। जिन लोगों को लगता है कि बंगाल में तो लोकतंत्र अब बस आया ही रखा है, उनसे मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं, वो बहुत जरूरी बात है। वो ये कि ये जो फंडामेंटलिज्म है, ये फंडामेंटलिज्म एक तरह से ग्लोबल फिनोमिना है, और ये नरेंद्र मोदी ने जो बांग्लादेश का चयन किया, बहुत सचेत रूप से चयन किया। नरेंद्र मोदी जानते थे कि बांग्लादेश जाएंगे तो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट एग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे, तो उनको बंगाल के हिंदुओं को मोबिलाइज करने में मदद मिलेगी। नरेंद्र मोदी इस बात को जानते थे कि अगर वो बांग्लादेश जाएंगे तो वहां पर फंडामेंटलिस्ट मंदिरों पर हमले करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, अब आप सोचिए, बांग्लादेश में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार है, अवामी लीग, शेख हसीना वो धर्मनिरपेक्ष नेत्री है और उनका दल धर्मनिरपेक्ष दल है। तो आप अपने देश में तो धर्मनिरपेक्षता को क्षतिग्रस्त कर ही रहे हैं, दूसरे देश में भी जाके धर्मनिरपेक्षता के लिए एक संकट पैदा कर रहे हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से देखें, आप राजनीति के दृष्टिकोण से देखें, तो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म और ये जो सो कॉल्ड हमारे यहां का जो फंडामेंटलिज्म है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब आप इसे हिंदू फंडामेंटलिज्म कहें, या इसे आरएसएस का फंडामेंटलिज्म कहें, या मोदी का फंडामेंटलिज्म कहें, या रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कहें, आप कोई भी नाम दीजिए इसे, लेकिन ये एक तरह से धार्मिक तत्ववाद है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन मंदिरों पर हमले हुए, जिन मंदिरों में पूजा करने नरेंद्र मोदी गए, उन मंदिरों पर हमले हुए, किसकी जिम्मेदारी है ये? नरेंद्र मोदी ने ये जो राजनीतिक तरीका निकाल रखा है बहुसंख्यकों को मोबिलाइज करने का, खासतौर पर हिंदू वोटों को लुभाने का, यह सबसे सड़ियल तरीका है राजनीति का। इसने राजनीति का बहुत नुकसान किया है, दूर तक नुकसान किया है, राजनीति की इमेज ध्वस्त कर दी है इसने। तो ये जो ग्लोबल जो फंडामेंटलिज्म है, जिसका कि एक पार्ट अब नरेंद्र मोदी हैं, ये ग्लोबल फंडामेंटलिज्म जिसका कि पार्ट बांग्लादेश के मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं, और ये जो ग्लोबल फंडामेंटलिज्म है जिसका कि इस्तेमाल जो धर्म की राजनीति करते हैं वे लोग कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं वे सॉफ्ट फंडामेंटलिस्ट हैं, ये हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट हैं। चूंकि वोट चाहिए आपको, तो वोट के लिए आप धर्म का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास प्रोग्राम नहीं है। एक और चीज है जो कि बहुत जरूरी चीज है, वो ये कि भारतीय उपमहाद्वीप में पूरे में लंबे समय से अमेरिका की यह नीति रही है कि वे टारगेट करते रहे कि भारतीय उपमहाद्वीप में डेमोक्रेसी धीरे धीरे जाए। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, लोकतांत्रिक राष्ट्रों पर, लोकतांत्रिक सत्ताओं पर हमले हो रहे हैं। कहीं वो अंदर से हो रहे हैं, कहीं वो बाहर से हो रहे हैं। बर्मा में गई सरकार, श्रीलंका में ध्वस्त पड़ा हुआ है पूरा का पूरा सिस्टम। बांग्लादेश में शेख हसीना रजिस्ट कर रही है धर्मनिरपेक्षता के लिए और वहां एक लोकतांत्रिक राज्य बचाए रखने के लिए। भारत में इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने कर्मों से, अपने कार्यक्रमों से धर्मनिरपेक्षता को धीरे 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 क्षतिग्रस्त कर रही है। वो धर्मनिरपेक्षता की हिमायत में स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार। हमारी न्यायपालिका धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। आपने संप्रभु राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष संविधान के आधार पर शपथ ली है। धर्मनिरपेक्ष संविधान को, धर्मनिरपेक्षता के मूल्य की रक्षा करना नरेंद्र मोदी और भाजपा का दायित्व बनता है। और जो संविधान की रक्षा का दायित्व लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुए हैं, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि धर्मनिरपेक्षता का जिस तरह से यहां पर अवमूल्यन हो रहा है, उस अवमूल्यन को रोकें। दूसरा एक और तरीका बता रहा हूं किस तरह से धर्मनिरपेक्षता पर हमले किए जा रहे हैं और
फंडामेंटलिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूं आपको, और वो स्टेटमेंट और किसी का नहीं है। नंदीग्राम में जो कैंडिडेट भाजपा ने खड़ा किया, शुभेंदु अधिकारी, उसका बयान का अंश पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको। उसने, शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी को अक्सर ईद मुबारक कहते रहने की आदत है और इस वजह से वे लोगों को बधाई देने के लिए भी होली मुबारक कहती हैं। ममता बनर्जी को वोट मत देना, वरना बेगम को वोट दिया तो वे बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देंगे। ऊपर से यह स्टेटमेंट अपने आप में सबसे खतरनाक स्टेटमेंट, और अंदर इससे भी ज्यादा खतरनाक है। यानी मैं अगर किसी को कहूं कि आपको ईद मुबारक हो या होली मुबारक हो या दीपावली मुबारक हो, तो मुबारक शब्द उर्दू का है। तो आप फंडामेंटलिज्म का एक क्षेत्र जो खोल रहे हैं बंगाल में, वो है लैंग्वेज, उर्दू के प्रति नफरत, मुसलमानों के प्रति आपके अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन का भाव है, उनको उत्पीड़ित करने का भाव है। यह बीजेपी की राष्ट्रीय नीति है। लेकिन फंडामेंटलिज्म का ये एक और एरिया है जहां पे कि शुभेंदु अधिकारी दाखिल हो रहे हैं। उनको आपत्ति इस बात पर नहीं है, उनकी आपत्ति इस बात पर है वो होली मुबारक शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही है। ये जो अब आप सोचिए कि ये किस दिशा में ले जा रहे हैं ये लोग। याद कीजिए 19वीं शताब्दी में बंगाल जो है वो हिंदू राष्ट्रवाद की भूमि रहा है, वहां से हिंदू राष्ट्रवाद का उदय हुआ। खतरा बहुत सीरियस है। ये जो वंदे मातरम और भारत माता का जो पदबंध है और नाम है, ये उस हिंदू राष्ट्रवाद की पूरी धारणा के साथ जुड़ा हुआ था उस समय। इस पर बहुत बहस हुई है। वहां ऑलरेडी जमीन में बारूद फैली हुई है। ये लोग उसे और थोड़ा सा हवा दे रहे हैं कि जिससे कि विस्फोट हो। तो बंगाल में फंडामेंटलिज्म के दो पहलू हैं जो कि सामने आ रहे हैं। एक तो है उर्दू के प्रति नफरत और दूसरा है राजनीति में धर्म का इस्तेमाल। नरेंद्र मोदी में अगर साहस है तो भाजपा की तरफ से मैं कह रहा हूं जानबूझ के, भारत सरकार की तरफ से नहीं, भाजपा की तरफ से बांग्लादेश में जो मंदिर नष्ट हुए हैं उन मंदिरों के लिए पैसा भेजें। वो जिस मंदिर में पूजा करने के उस मंदिर को जाके उन्होंने फंडामेंटलिस्टों ने तोड़ दिया है, मूर्तियां तोड़ी गई हैं, भगवान का अपमान हुआ है वहां। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जानते नहीं थे इस बात को कि वहां जाएंगे तो क्या होगा। आप ऑनलाइन भी भाषण दे सकते थे, लेकिन आपको इलेक्शन जीतना था और इलेक्शन में पोलराइज करना था, धर्म के नाम पर पोलराइज करना था। तो मेरी आप सबसे अपील है कि ये जो धर्म का जो राजनीति में प्रयोग है जो बढ़ रहा है और इसको बीजेपी और नरेंद्र मोदी सचेत रूप से विकसित कर रहे हैं, इसका विरोध कीजिए, हर स्तर पर विरोध कीजिए, इसकी हर स्तर पर आलोचना लिखी जानी चाहिए। कम से कम वामपंथी पार्टियां, संयुक्त मोर्चे के नेता और खासतौर पर सीपीएम के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, मैं इनकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने आज तक बंगाल में कभी भी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक प्रचार अभियान ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। आप लोगों को जहर पिला के, आप लोगों को नशे में धुत करके आप वोट पाना चाहते हैं। वही चिंता ममता की और वही चिंता मोदी की है। आप सोचिए, कभी जो लोग कम्युनिस्टों को गालियां देते हैं वो सोचे कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल राजनीति को और लोकतंत्र को नष्ट करेगा या लोकतंत्र को बचाएगा। राजनीति में धर्म के इस्तेमाल से भारत विभाजन हुआ था और राजनीति में धर्म के इस्तेमाल से हिंदुस्तान में जगह जगह दंगे हुए हैं।
वामपंथियों ने कभी भी राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी धार्मिक प्रतीकों का और भगवान के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। तो लोकतंत्र को आज सबसे बड़ा खतरा एक नया फिनोमेना है जो कि बार बार पिछले लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ है, और इस पर कंसंट्रेट करके नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया जाना चाहिए। ये जो हम लोग जो जलेबी बांटते रहते हैं ना फेसबुक पर, ये जलेबी बांटना बंद कर दें। या तो आप लोकतंत्र से प्यार करें और लोकतंत्र के नियम के अनुसार प्यार करें, या फिर कह दीजिए कि लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमको फंडामेंटलिज्म चाहिए। तो आप फिर देखिए मजा, नरेंद्र मोदी आपके कपड़े उतरवा के आपको नंगा करके दौड़ाएंगे। एक अन्य चीज कह के मैं ये बात मैं दूसरी दिशा में दूसरे प्रश्न को उठाना चाहता हूं, वो ये कि जो एक नई समस्या है हमारे लिए, वो ये कि बंगला भाषा में उर्दू के, हिंदी के, खड़ी बोली हिंदी के, पंजाबी के, फारसी के, तमाम भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल होता रहा और शामिल होती रही। बंगाल की जनता में बहुत तेज गुस्सा है। बंगाल की जनता में, अरे आप बोलना चाहें बोलें, आपको कोई रोक नहीं रहा, आप हिंदी में ही जानते हैं, हिंदी के अलावा भाषा नहीं जानते, लेकिन यह कैसे संभव है कि आप सारा के सारे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का मीडियम बंगला में हिंदी को बना दें? कभी सोचा इसके परिणाम क्या निकलेंगे? बंगाल में गंभीर परिणाम निकलेंगे। बीजेपी के लोगों को सावधान होना चाहिए। एक अन्य चीज और दूसरा प्रश्न यह कि ये जो टीएमसी के जो नेता हैं ना टीएमसी में भी ऐसे मतलब जहरीले लोग भरे हुए हैं। टीएमसी एकदम शेख आलम जैसे नेता हैं वहां। टीएमसी अगर लोकतंत्र का एक ऑल्टरनेटिव बनना चाहती है तो उसे धर्म की राजनीति से बचना होगा। ट्रू सेंस में सेक्युलर आचार व्यवहार विकसित करना होगा उसे। टीएमसी के नेता ने, शेख आलम ने बाकायदा धर्म के आधार पर, मुसलमानों के आधार पर ही एक खतरनाक बयान दिया इस बीच में। तो दोनों तरफ से एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, कौन अच्छा फंडामेंटलिज्म का इस्तेमाल कर सकता है, कौन फंडामेंटलिस्ट स्लोगन, नारे, लॉजिक इसके जरिए लोगों को मोबिलाइज कर सकता है। इससे बचा जाना चाहिए। अब एक दूसरा प्रश्न है जिस पर के हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, वो ये कि ये जो बंगाल का जो पूरा का पूरा प्रसंग चल रहा है, इसमें माकपा की मुश्किल क्या है? माकपा की मुश्किल बहुत सीरियस है, उसकी दिक्कतें बहुत गंभीर है। गंभीर इस सेंस में है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को यह अंदाज ही नहीं है कि वो किस समय में चुनाव लड़ रही है। ये मैं बहुत विनम्रता से ये बात कह रहा हूं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ से बंगाल का सामयिक यथार्थ निकल चुका है। उसका एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक जमाने में टीएमसी एनडीए का हिस्सा थी, आज टीएमसी एनडीए का हिस्सा नहीं है। टीएमसी लगातार बीजेपी के खिलाफ में कंसिस्टेंट पोजीशन ले रही है और बीजेपी से लड़ रही है अपना जो भी तरीका है उसका। तो पहले तो अब सीपीएम की लीडरशिप को, सीपीएम के कार्यकर्ताओं को अपने को इस हैंगओवर से निकालना होगा कि टीएमसी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। टीएमसी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। टीएमसी की एक अलग आइडेंटिटी है और टीएमसी अलग से इलेक्शन लड़ रही है। यह बात दूसरी है कि टीएमसी बहुत सारे हथकंडे ऐसे अपनाती है जो कम्युनल होते हैं, जो बुर्जुआ पार्टी में किसी में भी संभव है, लेकिन टीएमसी एनडीए का हिस्सा नहीं है। टीएमसी वैसे ही एनडीए का हिस्सा नहीं है जैसे अकाली दल एनडीए का हिस्सा नहीं है, जैसे कि शिवसेना एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो ये जो माइंड सेट सीपीएम का बना हुआ है कि टीएमसी बीजेपी का हिस्सा है, टीएमसी बीजेपी की भी टीम है, ये समझ सही नहीं है। इससे निकलना होगा। हमें यह चीज समझनी होगी कि ये जो लोकसभा, ये विधानसभा का जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है।
अगर बीजेपी को इसमें हराना है तो ये निश्चित करना होगा कि कौन बीजेपी को हरा सकता है। निश्चित तौर पर टीएमसी इसमें बढ़त बनाए हुए है। मैं टीएमसी को एकदम पसंद नहीं करता, लेकिन मैं करूं क्या, मेरे पास विकल्प नहीं है। जो सीमित विकल्प है उसमें टीएमसी ही एकमात्र विकल्प है जो कि भाजपा को पराजित कर सकती है। लेकिन आप वो टीएमसी के प्रति अपने विद्वेष को इस क्लाइमेक्स पर ले जाएं कि बीजेपी को फायदा हो, यह बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। कारण क्या है कि मैं एक स्टेटमेंट है दीपांकर भट्टाचार्य का, जो कि सीपीआई एमएल के महासचिव है। उन्होंने 8 मार्च 2021 को दैनिक हिंदू अखबार को एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ही मार्के की बात कही थी। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें साफ कहा था कि बंगाल चुनाव को लेकर माकपा की लाइन गलत है। मैं सीपीआई एमएल की बहुत सारी चीजों की पहले भी आलोचना करता रहा हूं, लिखता रहा हूं, मैं लगातार लिखता रहा हूं, लेकिन यह बात उन्होंने सही कही। सीपीआई एमएल पूरे इलेक्शन में मुश्किल से 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 12-15 सीटों पर वो लेफ्ट फ्रंट के कैंडिडेट का सपोर्ट कर रही है। बाकी वो सभी सीटों पर वो बीजेपी के खिलाफ काम कर रही है। सोचने वाली बात है कि सीपीएम, मैं पहले भी चुनाव के समय लिख चुका हूं, पिछली बार कितनी बुरी हालत हुई सीपीएम की लोकसभा चुनाव में, सिर्फ एक कैंडिडेट जमानत बचा पाया। काहे के लिए इलेक्शन लड़ते हैं आप? जनता के बीच में जब आपकी साख खत्म हो रही है तो आप पहले साख बचाइए, साख बनाइए, फिर चुनाव लड़िए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि यह लगे कि वह अपनी साख बचाने के लिए कोई काम कर रही है। राजनीतिक दृष्टिकोण सही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कोई आंदोलन की रूपरेखा नहीं, कोई भविष्य के लिए, कोई हिंदुस्तान की जनता के लिए कोई पर्सपेक्टिव नहीं। मैं एक छोटा तो उदाहरण दे रहा हूं। बंगाल के चुनाव को नरेंद्र मोदी ने बंगाल के संदर्भ में सीमित कर दिया है। ममता बनर्जी ने भी बंगाल के चुनाव को बंगाल के संदर्भ में सीमित कर, बंगाल का चुनाव बंगाल के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, बंगाल का चुनाव राष्ट्रीय संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ये जो क्षेत्रीय संदर्भ में सीमित करके राज्य का चुनाव देखा जाएगा और राज्य के चुनाव पर फैसला होगा, तब तो आप नरेंद्र मोदी को कभी हरा ही नहीं सकते। सीपीएम के सारे इफेक्टिव प्रचार तंत्र के बावजूद बंगाल का चुनाव राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं लड़ा जा रहा, और यह उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। आप इलेक्शन हारें या जीतें, लेकिन इलेक्शन को क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य से तो बाहर निकालें। क्या बंगाल के चुनाव का कोई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य नहीं बनता जिसका कि कैंपेन किया जाए, जिसको कवरेज देकर ऊपर लाया जाए और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बातें की जाए? एक और चीज है जो चल रही है प्रचार में, अब वो बीजेपी ने चलाई है या सीपीएम ने चलाई है, ये वो लोग जान रहे हैं कि सीपीएम ने इसे इफेक्टिवली काउंटर नहीं किया है। वो कौन सी चीज चल रही है? 21 में राम, 26 में बाम। अगर 21 में राम है और 26 में बाम है, और यह कैंपेन अगर जनता के बीच में घर घर जा रहा है, तो लेफ्ट फ्रंट की और सीपीएम की खास तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि वो इसे इफेक्टिवली काउंटर करें। क्यों नहीं काउंटर कर पाए? वो कवरेज से गायब है। ये लोगों के कानों कान पहुंच रहा है ये मैसेज। कौन पहुंचा रहा है इसे? अनेक जगहों पर ये स्लोगन देते हुए और बोलते हुए सीपीएम के कार्यकर्ता देखे गए। 21 शेर राम, 26 शेर बाम।
ये जो आगे राम और पीछे बाम, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये ठीक नहीं है। ममता बनर्जी से आपकी लड़ाई हो सकती है, ममता बनर्जी बहुत गलत हो सकती है, लेकिन ममता बनर्जी के मुकाबले आप मदद किसकी कर रहे हैं? ममता बनर्जी अगर हारती है तो उससे गेन कौन करेगा? मुझे संदेह है कि सीपीएम अपनी भी चीजें बचा पाएगी। अगर सीपीएम और कांग्रेस के लोग अपनी जो पिछले विधानसभा में जो सीटें थी वो उतनी बचा लें तो बीजेपी हार जाएगी। तो आपकी तो पूरी कोशिश किस बात पर लगी हुई है? आपको विजयन को बचाना है, आपको केरल के मुख्यमंत्री को बचाना है। तो 21 शेर राम और 26 शेर बाम, ये आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी से सीपीएम को निकलना चाहिए। दूसरे चरण की पोलिंग होने जा रही है और लेकिन यह कैंपेन घर घर पहुंच चुका है। बंगाल के गांव गांव में एक एक आदमी के पास यह कैंपेन पहुंच चुका है। जब मेरे जैसे आदमी के पास यह कैंपेन आ सकता है, जो कि मेरे तमाम विद्यार्थियों से मुझे सुनने को मिला है, तो मेरे लिए चिंता की चीज है ये। सेकंड चीज जिस पर के कायदे से ध्यान दिया जाना चाहिए वो ये कि ये जो सेकुलर फ्रंट जो बनाया गया वहां, जो कि फुरफुरा शरीफ के एक प्रचारक ने बनाया, वो कुछ दिन पहले एक पार्टी बनाई उसने, इस पर कायदे से लोगों के अंदर एक संदेह का वातावरण बनाया। उस वातावरण को दूर किया जाना चाहिए कि क्या इस तरह से कोई वोट लेफ्ट को मिल सकता है। मैं भी सोच रहा था कि शायद लेफ्ट को मिल सकता है, इसलिए लेफ्ट ने अलायंस किया, लेकिन मैं आज विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट को इससे कोई लाभ होगा, क्योंकि लेफ्ट की पूरी पॉलिटिक्स वो रिलीजन को आधार बना के और रिलीजन के मोबिलाइजेशन पर टिकी हुई नहीं है। अगर वो रिलीजन के आधार पर टिकी होती तो शायद ये जो सेक्युलर फ्रंट बना इससे लाभ मिल जाता। सेक्युलर फ्रंट वाले लाभ ले सकते हैं, लेकिन आप लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स जो है वो सेक्युलरिज्म के आधार पर है। आपके पास में एक वैकल्पिक दृष्टिकोण है, उसके आधार पर है। आपके कैंपेन में, राजनीतिक रणनीति में धर्म कहीं शामिल नहीं होता। तो ये एक पेच है। नंदीग्राम में जो कष्ट जनता ने भोगे हैं वामपंथी शासन में, वामपंथी शासन ने अभी तक उसके लिए क्षमा याचना नहीं की है। क्षमा याचना किए बिना मुसलमान कभी भी माफ नहीं करेंगे, किसान कभी भी माफ नहीं करेंगे। वो आपकी रैली में आएंगे, वो आपके जुलूस में आएंगे, लेकिन वो आपके साथ नहीं आएंगे। सिर्फ मेरे कहने से मैं दोस्तों से कहना चाहता हूं, आप सिर्फ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सीताराम येचुरी का जो भाषण है, उस भाषण में सीताराम येचुरी जब नारा लगा रहे थे, आप उस सुनिए, किसी ने सपोर्ट में नारा नहीं लगाया। कहने के लिए 15 लाख की रैली थी। और वो जो फुरफुरा शरीफ का जो सेक्युलर फ्रंट का नेता है, उसके लिए लोग पागल थे उस रैली में। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता सीपीएम का रास्ता नहीं हो सकता था, इससे बचा जाना चाहिए था। वोट बैंक राजनीति के लिए हम अपने अब तक की संचित निधि को दांव पर नहीं लगा सकते, लेकिन अफसोस की बात है कि सीपीएम ने लगाया इसे। सीपीएम को यह तो एक्सप्लेन करना ही होगा कि केरल में आप क्यों लड़ रहे हैं और बंगाल में आप क्यों यूनाइटेड हैं कांग्रेस के साथ, लेकिन आपने एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं समझी। तो कम्युनिस्ट पार्टियां भी क्या बुर्जुआ पार्टी की तरह काम करेंगी कि वो कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगी, कोई क्लैरिटी नहीं होगी उनके बीच में प्रोग्राम की। आप जान लीजिए, आप कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो वोटर है उससे वोट आपको नहीं मिलेगा। यह 2016 में भी दिखाई दिया था, और जिसकी वजह से सीपीएम की सीटें घट के नीचे चली गई, क्योंकि आपने अपने शासन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गली गली में पीटा है। कार्यकर्ता भूले नहीं है, लोग भूले नहीं है। नेता भूल सकते हैं, कार्यकर्ता नहीं भूले।
यही वजह थी कि कांग्रेस को तो लेफ्ट फ्रंट का वोट मिल गया, लेकिन कांग्रेस का वोट लेफ्ट फ्रंट को नहीं मिला था, और इसलिए कांग्रेस बड़ी पार्टी हो गई और लेफ्ट फ्रंट छोटी पार्टी हो गई। जबकि वास्तविकता यह थी कि लेफ्ट फ्रंट के पास वोट ज्यादा थे, लेफ्ट फ्रंट ताकतवर था, कांग्रेस छोटी पार्टी थी। लेकिन इलेक्शन के बाद पता चला 2016 में कि कांग्रेस बड़ी पार्टी हो गई और लेफ्ट फ्रंट छोटी पार्टी हो गई। सो मेरी ये विनती है सीपीएम के लोगों से, और विनती मैं इसलिए कर रहा हूं कि वे इस चीज को ध्यान रखें कि अभी भी समय है। ममता किसी भी कॉस्ट पर हारनी नहीं चाहिए। सीपीएम जीतने नहीं जा रही, लेफ्ट फ्रंट संयुक्त मोर्चा जीतने नहीं जा रहा, यह साफ है। अरे आप अपनी एक प्रेस रिलीज तो कवरेज करा ही नहीं पाते अखबार में, आप इलेक्शन कहां से जीतेंगे? आप अपने वोट को नष्ट न करें। अगर कोई सीपीएम का कैंडिडेट जीतने लायक हो, कांग्रेस का कैंडिडेट जीतने लायक हो, आप डेफिनेटली उसे वोट दें। लेकिन जहां जीतने लायक नहीं है वहां खुल के कहा जाना चाहिए ममता को वोट दो। यह ममता के प्रति हेट्रेड छोड़नी होगी, वरना स्थिति यह होगी कि अभी जो पिछले लोकसभा के चुनाव में जो 7% वोट आए हैं उससे भी कम वोट आएंगे। हेट्रेड में हम प्रतिस्पर्धा करके चल नहीं सकते। कभी कभी लोकतंत्र में हार के भी लोकतंत्र को बचाया जाता है, लोकतंत्र में जीत के ही लोकतंत्र नहीं बचता, लोकतंत्र में हार के भी लोकतंत्र को बचाया जाता है। और बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो हार के लोकतंत्र को बचाए और नरेंद्र मोदी को डिफीट दे। फिलहाल मुझे इतना ही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।